नमस्कार। पिछले 2 दिनों से मैं आपको रिश्तों के कत्ल के जो इंसिडेंट मेरे समय में लखनऊ में हुए उनके बारे में आपको बताया। आज मैं एक और ऐसी अजीबोगरीब क्राइम की घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया, जिसने भी सुना वो भी हैरान रह गया। और जब इन लोगों को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया तो प्रेस के लोग भी इस अजीबोगरीब कहानी को सुनकर हैरान हो गए। अगले दिन अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी इस संबंध में खबरें छपी थीं। बात 28 दिसंबर 2015 की है। कड़ाके की ठंड थी। थाना माल के गांव रनीपारा में भानु प्रताप सिंह की बाग में 17 वर्ष के एक युवक की लाश मिली। अगले दिन बाग में आने जाने वाले किसी व्यक्ति को ये लाश दिखाई पड़ी और उसने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची। काफ़ी देर तक शव की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन शाम तक इस शव की भी पहचान हो गई। मृतक लड़के का नाम राजा बाबू उर्फ अनुज शुक्ला था। इनके पिताजी का नाम राम सागर शुक्ला था और इसकी उम्र 17 वर्ष थी। ये वहीं वार्ड नंबर 7 कस्बा इटौंजा का रहने वाला था। हमेशा की तरह एसओपी के अनुसार पंचायतनामा भरा गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे बाद थाने पर एक कॉपी एसएसपी साहब यानी मेरे कार्यालय में और एक कॉपी उनके रिकॉर्ड के लिए पुलिस कार्यालय में रखी जाती है। प्रिमा फेसी वहाँ पर जो बात लोगों की समझ में आई वो यही आई कि साहब हत्या हुई है, क्योंकि आत्महत्या के कोई चिन्ह वहाँ मौजूद नहीं थे। गांव के जिन लोगों ने, कस्बे के जिन लोगों ने वहाँ मौके को विज़िट किया था, उनके भी दिमाग में यही था कि ये हत्या करके लाश यहाँ डाली गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी चोट का निशान नहीं पाया गया था और गले में एक सेमी सर्कुलर मार्क ऑफ लिगेचर जिसे कहते हैं वो मिला था। लेकिन चूंकि पंचायतनामा में भी फांसी का या आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए जो लिगेचर मार्क था वो भी पूरा कंप्लीट लिगेचर मार्क जिसे कहते हैं वो शायद नहीं रहा होगा और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन दिया गया। चूँकि स्ट्रेंगुलेशन यानी उसकी हत्या कारित की गई है, तुरंत थाना माल में क्राइम नंबर 388/15 धारा 302 यानी हत्या की धारा में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूँकि राम सागर शुक्ला यानी मृतक के पिता और लड़का भी 17 वर्ष का था, पुलिस तो अपने उसी लकीर पर डंडा पीटती रही। कोई ज़मीन का झगड़ा, कोई जायदाद का झगड़ा, किसी लड़की से इसकी आशनाई का चक्कर, घर में किसी से अवैध संबंध की बात, पुलिस अपने जो शुरुआत करने के लिए जिन रास्तों पर चलती है उन रास्तों पर चलती रही। दिसंबर का पूरा महीना बीत गया, जनवरी का पूरा महीना बीत गया, फरवरी का पूरा महीना बीत गया। हर महीने क्राइम मीटिंग होती है। क्राइम मीटिंग जिसे अपराध समीक्षा बैठक कहते हैं, वो ज़िले के एसएसपी उसको लेते हैं और उसमें सभी थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी, सभी डिप्टी एसपी, सभी एडिशनल एसपी, सब लोग ऐसे लोग जो जनपद पे किसी भी क्राइम की समीक्षा में इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी इस मीटिंग में रहते हैं। ये मीटिंग सामान्य तौर पर प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में ली जाती है ताकि पिछले महीने तक के क्राइम को रिव्यू किया जाए,
जहाँ कहीं दिक्कत है, जहाँ कहीं और परेशानी है, या कभी कभी एक थाना क्षेत्र के क्राइम का कई दूसरे थाना क्षेत्रों से मतलब रहता है, चूँकि सभी लोग मौजूद होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे पता लग जाती है। मार्च की क्राइम मीटिंग पुलिस लाइन में हमेशा की तरह ली गई और डिस्कशन होते होते ये बात आके अटक गई माल में एक नवयुवक की हत्या पर। एसपीआरए उस समय प्रताप गोपेंद्र यादव थे, सीधे भर्ती के आईपीएस अधिकारी, यंग, एनर्जेटिक। मेरे साथ ही वो भी क्राइम मीटिंग में बैठे थे। क्षेत्राधिकारी जावेद बहुत इफ़िशिएंट ऑफिसर था क्राइम पर, जिसकी अच्छी पकड़ थी, वो भी बैठे थे। जब डाटा पढ़ते पढ़ते माल का नंबर आया तो ये कहा गया कि 28 दिसंबर से अब तक इसका कोई क्या क्या अब तक प्रयास किए गए और क्या इसमें पाया गया। खैर, हमेशा की तरह इंस्पेक्टर जो एसओ प्रभारी थे थाना माल के, उन्होंने अपने कुछ किस्से कहानी कि साहब ये हुआ था, वो हुआ था, और इसको देखा गया, उसको उठाया गया, उससे पूछा गया, ये तो साहब आत्महत्या है, डॉक्टर ने गलत लिख दिया है। सारी बात उन्होंने डॉक्टर पर डाल दी कि डॉक्टर की गलती की वजह से या डॉक्टर की गैर जानकारी की वजह से ये हत्या में इसकी विवेचना करनी पड़ रही है। ऐसा हो सकता है ये पूछे जाने पर कि भाई आत्महत्या करेगा तो ज़मीन पर पड़े पड़े किस चीज़ से आत्महत्या कर लेगा। उनका सब मार्क ऑफ लिगेचर है, इसका मतलब कोई रस्सी वहाँ रही होगी। तो भाई रस्सी थी तो जब बॉडी मिली तो वो रस्सी कहाँ चली गई? तो फिर हाजिर जवाब अपने हर गलत, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो दरोगा करते हैं कि अरे साहब लगता है कि कोई जानवर उसको खींच के ले गया, हम तलाश करा रहे हैं, हो सकता है आसपास की झाड़ियों में ये रस्सी मिल जाए। बहरहाल ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, किसी के गले नहीं उतर रही थी, और वहीं पर प्रताप गोपेंद्र को कहा गया कि आप इसकी नए सिरे से इसकी जांच करें, टीमें बनाएं और इसको फिर से देखें, घर वालों से पूछताछ करें। मौके के आसपास, हालांकि 3 महीने हो गए हैं, मौके पर कुछ नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी मौके के आसपास फिर से एक बार टीमों को भेज के पता करें कि आखिर मार्क ऑफ लिगेचर है, यानी या तो आत्महत्या की है तो रस्सी मिलनी चाहिए, और नहीं तो हत्या की गई है तो मुलजिम मिलने चाहिए। बात चूँकि बहुत बात होते होते उसकी जवाब जो एसओ खड़ा होकर दे रहा था उससे इतनी तल्खी हो गई, इतने ऊल जलूल उसके जो कारण थे कि क्यों अब तक नहीं खुला, उससे इतनी तल्खी हो गई कि जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद प्रताप गोपेंद्र ने बताया कि साहब हम कल इसकी पूरी मीटिंग करके और नए सिरे से इसकी जांच करेंगे। प्रताप गोपेंद्र ने थाने के और भी दूसरे थानों के जो अच्छे सुरागरस सिपाही होते हैं, जो जिनके अंदर क्राइम का थोड़ा नैक होता है और वो मौके पर जाकर या अगल बगल जाकर लोगों से पता करके पता रसी और सुराग रसी के माहिर होते हैं, ऐसे सिपाहियों को सुरागरस कहा जाता है। ये सादे वस्त्रों में इनको उसी इलाके में भेजा जाता है जहाँ से सूचना प्राप्त करनी होती है। सुरागरस सिपाहियों की एक टीम बनाई गई और पुलिस ने अपने स्तर से मुखबिर मामूर किए। मुखबिर, हालांकि मुखबिर तंत्र पहले ब्रिटिश पीरियड में बहुत ही स्ट्रांग था, आज़ादी के बाद भी बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन 90 के दशक में अंतिम समय में जब मोबाइल फ़ोन आ गए तो मुखबिरों का काम ख़त्म हो गया। हर क्राइम के बाद सीडीआर निकलवाना, सीडीआर से मुलजिम की लोकेशन का पता करना, वादी प्रतिवादी दोनों के लोकेशन का पता करना, घटना का पता करना, और फिर उसी लोकेशन के माध्यम से मुलजिमों को चेज़ करके, अपराधियों को चेज़ करके वहाँ तक पहुँचना, ये ऑलमोस्ट रूटीन हो गया था हमारे यहाँ यूपी पुलिस में। इसलिए मुखबिरों का तंत्र एकदम ख़त्म हो गया था। अदरवाइज़ सारे क्राइम के लिए पुलिस को मुखबिरों का सहारा लेना पड़ता था। पुराने मुखबिर ढूंढे गए, झाड़ पोंछ के निकाले गए और उनको मामूर किया गया कि अब हर हाल में इस केस को खोलना है। ऐसे ही एक सुरागरस सिपाही को 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसी इलाके में जहाँ उसकी बॉडी मिली थी और जहाँ का वो रहने वाला था, वहीं पर उसे किसी ने बताया कि साहब एक लड़का पेट्रोल पंप पर, हरदोई सैदपुर चौराहे के पेट्रोल पंप पर एक लड़का मूंगफली बेचता है। अगले दिन जब राजा बाबू शुक्ला की
मरने की सूचना अखबारों में आई थी, तो उसको भी किसी ने बताया था। तो उसने कहा साहब ये तो कल हमारे यहाँ से 5 रुपए की मूंगफली ले गया था। तो तुरंत उस सिपाही ने कहा कि ये कहाँ मिलेगा। उन सब पेट्रोल पंप के सामने ही वो लगाता है मूंगफली का ठेला, वहीं मिलेगा। सिपाही तेज़ था, अच्छा सुरागरत सिपाही था, पतारसी अच्छी थी। पहुंचा और मूंगफली के ठेले वाले से उसने बातचीत की, और बातचीत करने में ये पता लगा कि वो भी उसी इलाके का रहने वाला है जहाँ के मूल रूप से राम सागर शुक्ला और उनका पुत्र मृतक राजा बाबू शुक्ला रहते थे। उसने बताया कि शाम को कोई 4 बजे की बात है, एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे। लोगों ने तेल भराया, तेल भरा के उसका पैसा दिया। फिर राजा बाबू वहीं से निकल कर आया। पास में जो गुमटी है उसमें से कुछ पुड़िया दबंग पान मसाला लिया उसने, जो उसके एक हाथ में था, और मेरे पास आकर उसने 5 रुपए की मूंगफली के लिए देने के लिए कहा। चूँकि मैं जानता था कि ये उनका लड़का है, तो मैंने थोड़ी बहुत उससे बात की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शराब के नशे में है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। मुझे उसके बाद ये जानकारी नहीं मिली। अगले दिन जब अखबार में मैंने पढ़ा कि राजा बाबू शुक्ला की बॉडी वहाँ जंगल में मिली है रैनीपारा के, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कल तो शाम को ये वहीं था पेट्रोल पंप पर, ऐसा क्या हो गया। खैर, उसने कहा कि इससे अधिक न मेरी पहुंच थी, न इससे अधिक मुझे जानकारी थी, न इससे अधिक मुझे जानना था, इसलिए बात वहीं पर ख़त्म हो गई। सिपाही तुरंत पेट्रोल पंप के भीतर गया और फिर उसने डेट ढूंढ ढांड के बताई। अपने सर्किल ऑफिसर से पूछा, साहब किस तारीख को बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम में इसका टाइम क्या था। तो अल्टीमेटली उसको ये पता लगा कि 28 दिसंबर की संभवतः उसकी हत्या की गई थी। और 28 दिसंबर की ही बात ये ठेला वाला कर रहा है कि उसी दिन उसने हमसे 5 रुपए की मूंगफली ली थी। तो 28 दिसंबर की शाम के 4 बजे, या हो सकता है टाइमिंग बताने में गलती हुई हो, तो 2 बजे से 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज उसने निकलवाने के लिए कहा। थोड़ी आनाकानी हुई। खैर, सब लोग ने फ़ोन किया, सीनियर ऑफिसर्स ने किया, तो तुरंत उसने उसका हार्ड डिस्क निकलवाई। जिस ने वहाँ लगाई थी सीसीटीवी, उसको बुलाया गया और उसको देखना शुरू किया गया। वहीं पेट्रोल पंप में जो भीतर कंप्यूटर लगा हुआ था, उसी पर उसको देखना शुरू किया। देखते देखते वो टाइम आ गया जिसमें राजा बाबू 3 लोगों के साथ, मतलब उसके सहित 3 लोग मोटरसाइकिल पर तेल भराने आए। 100 रुपये का नोट निकाला, 100 रुपये का तेल भराया गया। उसके बाद 10 रुपये इसको दिए गए। 10 रुपये में से 5 रुपये का ये गुटखे की दुकान पे इसने गुटखा ख़रीदा, और फिर बाकी के 5 रुपये की मूंगफली ख़रीदी। तब तक वो लोग उसी के पास, मूंगफली के ठेले वाले के पास थोड़ा आगे आ गए। वहीं उन लोगों ने मूंगफली खाई खड़े होके, और फिर वहीं गुटखा खाया, और फिर तीनों वहाँ से चले गए। सीसीटीवी की रेंज जहाँ तक थी वहाँ तक जाते हुए दिखाई पड़े। ये बहुत बड़ी लीड थी, और ये लीड वास्तव में ऐसी लीड थी कि जो पूरे घटना को खोल सकती थी। वो इस लीड के बारे में, सीसीटीवी की फुटेज के बारे में उसने सभी अपने एसओसीओ इन लोगों को बताया। शाम को इसकी मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद उसमें पहचानने का क्रम शुरू हुआ कि आखिर ये 3 लोग कौन थे। पता लगा कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो सर्वेश उर्फ जम्मू था, सन ऑफ रामकिशन। दूसरा था मनीष उर्फ मुन्ना, और तीसरा था तेज प्रताप। तीसरा था वो मृतक राजा बाबू। सर्वेश, मनीष और राजा बाबू, इन 3 लोगों को, राजा बाबू का देहांत हो चुका था। सर्वेश उर्फ जम्मू और मनीष उर्फ मुन्ना को बुलाया गया, ढूंढा गया। इन लोगों का भी पता लग गया, पहचानने वालों ने बता दिया कि यहीं पास के हैं। और उसके बाद फिर मनीष तो नहीं मिला, लेकिन जम्मू अपने घर पर मिल गया। जम्मू को बुलाकर लाया गया, उसे सीसीटीवी दिखाई गई। सीसीटीवी देखते ही चेहरे पर उसके हवाइयाँ उड़ने लगीं। पुलिस ने पूछताछ का क्रम शुरू किया। अच्छी वाली पूछताछ भी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं बताया। जब बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई तो उसने
सब एक एक करके सारी बात बताई, घटना के दिन की और बाकी सारी बातें उसने बताई। बहुत चौंकाने वाली बातें पता लगी। उसने बताया कि घटना के दिन शाम को करीबन 2 बजे वो राजा को उसने कहा कि आज शराब की दावत है। राजा और जम्मू ये दोनों एक टेम्पो पर बैठ के बसहरी बहरौरा, एक जगह है वहाँ पर, बसहरी बहरौरा, वहाँ पर आकर उतर गए। वहीं से उन्होंने मनीष उर्फ मुन्ना को फ़ोन किया, बसहरी का ही रहने वाला मनीष है, फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ। वो साइकिल से वहाँ आ गया। तीनों लोग साइकिल से गए लुधौरा गांव, पास में ही है, पैदल। पहले तीनों लोग साइकिल से निकले और उसको साइकिल को मनीष के घर पर पुनः खड़ी किया। तीनों लोग वहाँ से पैदल गए और लुधौरा में इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। जम्मू और सर्वेश उर्फ जम्मू और मनीष, इन दोनों का टारगेट था कि किसी भी तरह से राजा बाबू उर्फ अनुज शुक्ला, राजा बाबू उर्फ अनुज शुक्ला, इसको शराब पिलानी है। और वो अपने मिशन में कामयाब हुए और उसे खूब अच्छी तरह से शराब पिला दी। फिर वहाँ से शराब पीकर पैदल पैदल ये सैदपुर चौराहे के पास आए और वहाँ से तेज प्रताप को मोटरसाइकिल लेकर आने के लिए कहा। तेज प्रताप भी वहीं पास का रहने वाला था, वो आ गया और अब ये लोग 4 लोग हो गए। जम्मू, जो राजा को टेम्पो से लेके बसहरी तक गया था। दूसरा आदमी जो उन्होंने बुलवाया मनीष उर्फ मुन्ना को, यानी मृतक राजा बाबू हो गए, जम्मू उर्फ सर्वेश उर्फ जम्मू हो गए और मनीष हो गए। शराब पीने के बाद चौथा आदमी तेज प्रताप इसमें आ गया सीन पर और वो अपनी मोटरसाइकिल लेके आया। तेल भराने के लिए उसने जम्मू से कहा कि पैसा दो। जम्मू ने 100 रुपये दिए और पेट्रोल भरा के वो पेट्रोल वाले को दिया गया, तेल भराया गया और वहीं पर 10 रुपये जम्मू ने निकाल के राजा बाबू को गुटखा और मूंगफली लाने के लिए कहा। 5 रुपये का दबंग गुटखा था और 5 रुपये की मूंगफली थी। जब वो मोटरसाइकिल लेकर तेल भराने जा रहा था, क्योंकि तेज प्रताप रुक गए थे और मोटरसाइकिल पर में तेल भराने के लिए जम्मू, मनीष और राजा बाबू गए थे, जो सीसीटीवी में बाद में दिखाई दिए। इसी बीच में वहीं पास में संजय गुप्ता नाम का जम्मू का एक रिश्तेदार रहता था, तो उसके यहाँ भी गया। उसके यहाँ एक सफ़ेद बोरी में एक सफ़ेद रस्सी बड़ी और एक सफ़ेद रस्सी पतली और छोटी रखी हुई थी, वो उसने मोटरसाइकिल के डिग्गी में डाल ली और फिर वहाँ से ये तेज प्रताप के पास पहुँचे। अब हो गए कुल 4 लोग। मृतक राजा बाबू, जम्मू जिसने ये सब साजिश रची और राजा बाबू को लेके आया, मनीष उर्फ मुन्ना जो अपनी साइकिल से इन लोगों को अपने घर तक ले गया, साइकिल वहाँ खड़ी की और शराब पिलाया, और चौथा तेज प्रताप जो मोटरसाइकिल लेकर आया। अब इन सब लोगों ने पहले से, चूँकि सबको पता था, इन्होंने कहा कि अब जंगल की तरफ किसी सुनसान जगह पर ले चलना है। रनीपारा के जंगल से कोई 400 मीटर पहले कच्चे रास्ते पर इन्होंने उतार दिया और 300 मीटर और चले, वहीं पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मोटरसाइकिल खड़ी करने पर वो 3 लोग, मुन्ना, जम्मू और मृतक राजा और अनुज शुक्ला, ये पेशाब करने के लिए उतर गए। और इसी बीच में जम्मू अपनी वो सफ़ेद बोरी मोटरसाइकिल से निकालकर करीब 100 मीटर भीतर जंगल की तरफ चला गया। जंगल के भीतर जाकर फ़ौरन उसने सफ़ेद रस्सी का एक फंदा बनाया और उसके ऊपरी सिरे को एक आम के पेड़ पर की बड़ी मोटी टहनी पर लटकाया और फिर जब सब चीज़ें सेट हो गईं तो वहाँ से सीधे भाग कर आया। ये तब तक ये लोग वहीं पर जहाँ पेशाब कर रहे थे वहाँ से फारिग होकर ही आपस में बातचीत कर रहे थे। जम्मू ने इशारा किया तो बाकी तीनों लोग, यानी राजा, जम्मू और राजा, तेज प्रताप और मृतक, ये तीनों वहाँ से पैदल पैदल इसके पास आ गए थे। तीनों ने इशारा किया ये देखने के लिए कि क्या जम्मू पूरी तरह से नशे में हो गया है कि नहीं हो गया है। जम्मू बेसिकली बहुत ही सीधा और बहुत ही सज्जन जैसा लड़का था। दोस्तों के बीच रहना, उसकी एक ख़राब आदत पड़ गई थी दोस्तों के साथ शराब पीने की।
बहुत पुरानी आदत नहीं है, ऐसा बताया गया कि 6-7 महीने पहले से उसको अगर कोई शराब की दावत दे दे तो वो उसके साथ चला जाता था। इसी कमज़ोरी की वजह से जम्मू उसे अपने साथ ले आया था। फिर राजा जब उसको कंफर्म कर लिया कि ये अच्छे नशे में है, तो वहाँ पहुँचने पर उसने राजा के दोनों हाथ पीछे सफ़ेद पतली रस्सी से प्लास्टिक की बांध दिया। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बाकी सब ने कहा कि अरे बहुत अच्छा खेल हम लोग खेलेंगे यहाँ पर और बड़ा मज़ा आएगा। तो इतना सुन के उसने पीछे हाथ बंधवा लिए। इसी बीच में मनीष उर्फ मुन्ना ने उसको, संतोष उर्फ मुन्ना ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा के जब ऊपर किया तो तेज प्रताप और जम्मू ने वो रस्सी का, जो सफ़ेद रस्सी का फंदा था, वो उसके गले में डाल दिया। गले में डालने के बाद संतोष उर्फ मुन्ना ने उसे और ज़ोर से ऊपर किया और इन दोनों ने वो रस्सी खींच ली। राजा बाबू उर्फ अनु शुक्ला फंदे पर लटक गया। ये लोग तब तक रस्सी को खींचकर इंतज़ार करते रहे जब तक कि वो उसका शरीर निढाल नहीं हो गया। इन्होंने नीचे उतारा, कान लगा के सीने पर ये देखा कि सांस तो नहीं चल रही है, नाड़ी पकड़ी। आधे घंटे में जब ये इंश्योर कर लिया कि ये मर चुका है, तो उसके गले से वो रस्सी का फंदा और पीछे जो हाथ में बंधी हुई रस्सी थी उसको फ़ौरन खोलकर उसी सफ़ेद रंग की बोरी में रखकर ये वहाँ से चले गए। जब जम्मू की पहचान हो गई, जम्मू ने इतनी बात बताई, तो फिर आगे की बात पूछा जाना लाजमी था कि फिर क्या किया और ऐसा क्यों किया, क्या दुश्मनी थी, पहले से कोई बात थी, कोई अदावत थी, क्यों तुम लोगों ने उसको फंदे पर चढ़ाया और तब तक वेट करते रहे जब तक कि वो मर नहीं गया। तो उसने जो बात बताई जम्मू ने, वो बहुत चौंकाने वाली थी। वो इटौंजा में लाई चने की एक पटरी पर दुकान लगाता था और एक दिन उसकी मुलाकात कुम्भरावा, इटौंजा के पास ही एक गांव है, उसके संतोष बाजपेयी से उसकी मुलाकात हुई, जो कभी कभार उसके यहाँ से लाई चना ले जाते थे। बातचीत के दरमियान वो ये बताने लगा कि देखो, हमारे बड़े भाई जो वेद प्रकाश बाजपेयी हैं, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं और उन्होंने अभी एक तंत्र विद्या सीख के वो आए हैं कलकत्ता से, और उन्होंने ये बताया है कि किसी रस्सी से लटक कर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उस आदमी की सारी एनर्जी और आत्मा उस रस्सी में चली जाती है। अगर कोई ऐसी रस्सी मिलती है तो उसके तांत्रिक लोग जो कलकत्ता और उसके आसपास के हैं, आसाम के हैं, तिनसुकिया का जिक्र किया उसने, कामरू कामाख्या का जिक्र किया उसने, कि वहाँ पर वो 5 लाख तक में ये रस्सी खरीद लेते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या में इस रस्सी का बहुत महत्व होता है। कई बार उसने इस बात का जिक्र किया तो जम्मू को ये बात जची कि अगर कोई रस्सी पर लटका दिया जाए और रस्सी में ही उसके प्राण निकलें, उस रस्सी की वजह से ज़मीन पर उसके पैर छूने नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ये कहना था कि ज़मीन पर छूने से वो प्राण जो है वो ज़मीन में चला जाता है, फिर वो रस्सी में नहीं जाता है। उसने इच्छा व्यक्त की कि अपने भाई यानी वेद प्रकाश बाजपेयी से मेरी बात कराओ। नंबर दे दिया। संतोष बाजपेयी ने उसे अपने बड़े भाई वेद प्रकाश बाजपेयी का। वेद प्रकाश बाजपेयी से जम्मू और सर्वेश ने बात की तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लखनऊ आ जाओ, डालीगंज पुल के आगे एक पेट्रोल पंप पर है, पर मैं वहीं मिलूँगा, तुम आके वहाँ मुझसे बात करो। खैर वो वहाँ पहुँचा तो उनके साथ एक व्यक्ति और था। उसका नाम था पप्पू सनाफ अकबर अली। वो वहीं तकिया, मस्जिद के बगल में एक तकिया छोटा सा मोहल्ला है सीतापुर रोड पर, बख्शी का तालाब में, वहाँ का रहने वाला है। तो उन दोनों ने मिल के जम्मू को ये बताया कि भाई इस तरह से वो बहुत उसमें ऊर्जा आ जाती है, प्राण जो है वो बहुत ऊर्जावान होता है और वो रस्सी बहुत रहस्यमयी हो जाती है और फिर उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए हो जाती है और उसको टेस्ट करने के बाद वो आसाम की तरफ और बंगाल की तरफ के तांत्रिक उसे 5 लाख रुपए में ख़रीद लेते हैं।
उसको जो अपनी क्वेरी थी उसने पूछा कि कैसे चला जाता है और फिर कैसे पता लगेगा। बोले उसके टेस्टिंग का एक तरीका भी है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, मैं जानता हूँ, लेकिन पहले ऐसी कोई रस्सी लाई जाए तब हम उसका तरीका बता सकते हैं, तब हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें ऊर्जा आई कि नहीं आई। ये बात बहुत जच गई। जम्मू ने ये बात तेज प्रताप और मनीष, तेज प्रताप वो आदमी जो मोटरसाइकिल लेके आया था, जिसकी मोटरसाइकिल थी, और मनीष वो लड़का जो कि साइकिल से मृतक राजा बाबू और जम्मू से मिलने के लिए मेन रोड पर आया था और जो शराब पीने गया था। इन दोनों को बताई, तेज प्रताप को और मनीष को, कि ऐसा ऐसा प्लान है और इस तरह से ये फ़ौरन 5 लाख रुपए में बिक जाएगी। तुम लोग भी इटौंजा के यूको बैंक में अपना अपना खाता खुलवा दो। जैसे ही ये बिकेगी 50-50 हज़ार रुपये तुम्हारे खाते में तुरंत आ जाएंगे और बाकी का हिस्सा तुम्हारे खाते में बाद में पहुंच जाएगा। जम्मू ने दिमाग लगाया तो जम्मू का इरादा था कि उसका एक पड़ोसी है हसरत अली, जो जम्मू की बहन को कभी कभार छेड़ दिया करता है। इस बात से वो बहुत व्यथित था। उसके दिमाग में था कि अगर हसरत अली को किसी तरह से हम चढ़ा दें सूली पर, हम चढ़ा दें इस पर फंदे में, तो हमारा एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तो हमें हमारी बहन को छेड़खानी करने वाले को उसका दंड मिल जाएगा, दूसरा हमें एक ऊर्जावान रस्सी मिल जाएगी, प्राण युक्त एक रस्सी मिल जाएगी जिसे मैं 5 लाख में बेच लूँगा। खैर, जिस दिन इन लोगों ने प्लान बनाया था, जिस दिन ये 2 बजे पहुंच गए थे और उसके बाद 3 बजे के आसपास शराब पीनी शुरू कर दी थी, उस दिन सवेरे से ही, सुबह 8 बजे से ही जम्मू हसरत अली को ढूंढ रहा था। लेकिन हसरत अली की शायद मौत उस दिन टल गई थी। हसरत अली उस दिन मिला नहीं, वो गांव में भी नहीं था, कस्बे में भी नहीं था, कहीं चला गया था। तो उन्होंने तीनों ने मोबाइल पे बात करके कहा कि भाई जब आज का प्लान है तो आज ही इसको एग्जीक्यूट करना है, आज ही, क्योंकि अब पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत लग रही है। तब इनके दिमाग में आया कि राजा बाबू उर्फ अनुज शुक्ला को अगर बुला लिया जाए, वो आसानी से आ जाएगा। शराब के लिए कहा जाएगा तो आसानी से साथ में शराब पी लेगा। शराब के नशे में हमें जो काम करना है वो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तब वो उसने उन लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जम्मू अपने साथ वो रस्सी ले गया था। 15 दिन बाद उसने तेज प्रताप को बुलाया। उसने कहा कि वेद प्रकाश वाजपेयी के पास चलना है, रस्सी को टेस्ट कराना है ताकि जल्दी से जल्दी इसका पैसा मिल जाए। तेज प्रताप ने कहा कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। इन्होंने जो इनके पास वेद प्रकाश वाजपेयी यानी बड़े तांत्रिक का नंबर था, उससे उसने फ़ोन से बात की। उन्होंने कहा कि उस दिन जो पप्पू मिला था तुमको डालीगंज पुल के आगे पेट्रोल पंप पे, मैं उसका नंबर तुम्हें दे देता हूँ, तुम चले जाओ। वो हमारा इस तरह के टेस्टिंग का काम वही करता है, वो अच्छे से टेस्ट करके बता देगा। जब वो टेस्ट में पास कर देगा तो हम इसे 5 लाख रुपए में बिकवा देंगे। ये दोनों वहाँ से, चूँकि वो बख्शी का तालाब मस्जिद के बगल की जो लोकेलिटी है तकिया, वहाँ का रहने वाला है सीतापुर रोड पर। तो ये लोग उस रस्सी को एक उसी सफ़ेद रंग की पॉलीथीन में बांध के पप्पू के पास पहुँच गए। पप्पू ने कहा कि भाई ऐसे इसकी टेस्टिंग नहीं होती है, इसकी टेस्टिंग में 5,000 रुपये लगेंगे। जम्मू ने कहा मेरे पास तो कुल 1,000 रुपये हैं इस समय, इससे अधिक नहीं है और मैं बार बार इसको लेके नहीं चलूँगा, पता नहीं किसको कहाँ शक हो जाए, लोग पूछें मैं क्या जवाब दूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम अभी फ़िलहाल 700 रुपये दे दो। 700 रुपये लेके अभी हम इसका प्राइमरी टेस्ट कर देते हैं कि इसमें प्राण आए कि नहीं आए, ऊर्जा आई कि नहीं आई और इसका दाम कितना लगेगा। वहाँ से ये बीकामऊ खुर्द एक गांव है बख्शी का तालाब में, वहाँ गिरधारी के यहाँ पहुँच गए, जिसको पहले से पप्पू जानता था। पप्पू के बारे में मैंने बताया था कि इसके पिताजी का नाम अकबर अली है और वहीं तकिया का रहने वाला है। गिरधारी के यहाँ गए, गिरधारी ने दरवाज़ा खोला। गिरधारी, पप्पू, तेज प्रताप और जम्मू, ये चारों लोग वहाँ बैठे। पप्पू ने गिरधारी को आदेश दिया कि शीशा ले आओ। एक शीशा लाया गया। शीशे के सामने उस रस्सी को लटकाया गया, रखा गया और सबसे कहा गया कि क्या शीशे में ये रस्सी दिखाई दे रही है? तो सबको दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा सब दिखाई दे रही है। बोले ये पहला टेस्ट फेल हो गई, ये रस्सी आपकी पहला टेस्ट फेल हो गई। और वेद प्रकाश वाजपेयी जी का कहना था कि अगर इसमें ऊर्जा आ जाएगी
तो आप अगर इसको शीशे के सामने रखेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगी, अदृश्य हो जाएगी, कभी इसको शीशे के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। तो ये पहला टेस्ट आपका फेल हो गया। दूसरा टेस्ट, पप्पू ने कहा कि इसका दूसरा टेस्ट ये है कि इसमें 7 गांठें लगाई जाएंगी। 7 गांठें लगाने के बाद फिर जैसे ही आप इसको शीशे के सामने ले जाएंगे तो शीशे में न तो रस्सी दिखाई देगी, न गांठ दिखाई देगी, और हाथ में जो आपके रस्सी होगी उस समय उसकी 7 गांठें अपने आप खुल जाएंगी। तेज प्रताप ने जल्दी जल्दी से 7 गांठें उस रस्सी में लगाईं और फिर शीशे के सामने ले गया। तो शीशे में वो 7 गांठें, वो रस्सी भी दिखाई दी और हाथ में पकड़े हुए इस रस्सी की कोई गांठ नहीं खुली। पप्पू ने कहा कि ये टेस्ट फेल हो गया, आप लोगों ने इसमें कोई जल्दबाजी की, या आप लोगों से कोई गलती हो गई, या आपने उसको जब प्राण जाने के पहले ही ज़मीन पे उतार दिया, जिसकी वजह से वो प्राण या वो ऊर्जा सब ज़मीन में चली गई। अब इनको काटो तो खून नहीं। फिर वो तेज प्रताप ने वहीं से फ़ोन से, तेज प्रताप और जम्मू ने वहीं से संतोष उर्फ मुन्ना से बात की और उससे पूछा कि क्या ऐसा हुआ था, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं हुआ था, उसको हम लोगों ने लटके हुए ही टेस्ट कर लिया था, उसकी जान निकल चुकी थी, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जम्मू ने वेद प्रकाश वाजपेयी से फ़ोन से बात की कि आपने जिसको टेस्ट करने के लिए कहा था वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वेद प्रकाश वाजपेयी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको संभाल के रखिए, हम कलकत्ता वाले बड़े तांत्रिक को ले आएंगे या रस्सी लेके उनके पास चलेंगे, वो इसकी और पैरामीटर हैं उस पर टेस्ट कर लेंगे, और अगर ये सही निकल गया, इसमें ऊर्जा आ चुकी होगी, तो वहीं 5 लाख रुपए में तुम्हें ये रस्सी तुम्हारी बिक जाएगी। इस बात को तय करके फिर तेज प्रताप उसको लेके आया और अपने गांव के खेत में यूकेलिप्टस की एक लाइन लगी हुई थी, उसी के बीच में, पत्तों के बीच में रख के उसे गाड़ दिया। अब इसी बीच में ये बात चूँकि कई लोगों के बीच में चली गई, वहाँ से पुलिस की टीम गई और उसने उस जगह से उस रस्सी को, छोटी रस्सी और बड़ी रस्सी और उस सफ़ेद रंग के थैले को बरामद कर लिया। फिर जिस तांत्रिक के कहने पे इन्होंने ये सब किया था, उस तांत्रिक यानी वेद प्रकाश वाजपेयी को भी हिरासत में लिया गया, हिरासत में पूछताछ शुरू की गई। तो उसने कहा साहब मैं कहीं कोई कलकत्ता बम्बई नहीं गया था, अमीनाबाद में जहाँ हम लोग तंत्र मंत्र का सामान खरीदते हैं उसमें तमाम हवन की सामग्री और वो काला तिल और काला कपड़ा और काला जाने क्या क्या, उसकी कई दुकानें अमीनाबाद में हैं, बल्कि हर शहर में हैं दुकानें। तंत्र क्रिया में जो चीज़ें लगती हैं, जो गूगल या लोहबान जिसे कहते हैं, या उसमें तिल और जाने क्या क्या बहुत ढेर सारा सामान लगता है जिसमें वो तंत्र मंत्र करने वाले लगाते हैं, वो सब एक किसी पर्टिकुलर दुकान पे सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम ये भूत उतार देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये हवन कर देंगे, ये अपना इसी सब धंधे पानी में लगा रहता था। तो इस सिलसिले में उसे वहाँ पर सामान लेने जाना पड़ता था। तो उसने कहा उसी जगह पर सब जितने लोग आते हैं सामान लेने, वो सब तांत्रिक ही होते हैं, तंत्र क्रिया करने वाले होते हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं। वहीं बातचीत में मैंने ये सुना था कि जिस रस्सी से प्राण निकलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, वो ऊर्जावान हो जाती है और उसकी बहुत कीमत होती है। बड़े तांत्रिक जो उधर वेस्ट बंगाल में उधर उस तरफ लोग रहते हैं, वो उसकी कीमत 5 लाख रुपए तक दे देते हैं। इसके सिवा मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिर आप समझ सकते हैं कि कितना वज्रपात हुआ होगा सब पर। 15 मार्च 2016 को, घटना के लगभग 2.5 महीने बाद, ये सभी लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार लोगों में जम्मू, जिसके दिमाग की सारी उपज थी कि कैसे इस तरह की रस्सी तैयार करके 5 लाख रुपए में बेचा जाए। तेज प्रताप जो इसी लालच में आके इसने अपना अकाउंट भी खुलवा लिया था यूको बैंक में, इस प्रत्याशा में कि 50,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएंगे। मनीष और मुन्ना, जिसको उस पूरी घटना के बारे में पहले से ही जम्मू ने बता रखा था। उसके बाद संतोष वाजपेयी, जिसने सबसे पहले जम्मू को उसके लाई चने की दुकान पे ये बताया था कि इस तरह की रस्सी अगर मिल जाए तो 5 लाख रुपए में मेरे बड़े भाई, तांत्रिक भाई, उसको बेच लेंगे। फिर वेद प्रकाश वाजपेयी जो बड़े तांत्रिक के नाम से मशहूर थे, उनको, और फिर लास्ट में पप्पू, यानी कुल 6 लोगों के विरुद्ध
इन 6 लोगों को जेल भेजा गया और इन 6 पे ही हत्या और हत्या में साजिश के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया और सारे सबूत सीसीटीवी के, कॉल डिटेल की, लोकेशन के, ये सब उस इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए। 15 मार्च 2016 को इन सभी अभियुक्तों को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया। 15 मार्च 2016 के सभी अखबारों में, जो भी अखबार लखनऊ से प्रकाशित होते हैं, इसकी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकली कि इतना लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अदब का शहर है, वहाँ से बहुत दूर नहीं, वही 25-30 किलोमीटर दूर अंधविश्वास से जकड़े हुए इतने लोग, जिन्होंने एक आदमी के कहने पर अंधविश्वास पे विश्वास करके एक मासूम की, एक 17 वर्षीय बच्चे की जान ले ली। आज बस इतना ही। कल एक दूसरी घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।